नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत की श्रृंखला के क्रम में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ चुके थे। पुर्तगालियों के आगमन के बाद आज डचों का आगमन पढ़ेंगे। देखिए, डचों का भारत में आगमन से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जब डच भारत आए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और उस समय भारत की व्यापारिक स्थिति क्या थी। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि उस समय भारत में चल क्या रहा था आखिरकार जब डच प्रवेश कर रहे हैं भारत में व्यापार के लिए। तो देखिए, राजनीतिक स्थिति यह थी कि डच जो कंपनी है वो 1602 के आसपास बनी। तो जब 1602 के आसपास कंपनी बनी, इसके बाद डच भारत में आते हैं, तो उस समय राजनीतिक स्थिति यह है कि भारत में शासन मुगलों का है। किसका है? भारत में मुगलों का शासन चल रहा है, पहली बात। और व्यापारिक स्थिति क्या है? व्यापारिक स्थिति यह है कि 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था वो भारत आ चुका है। व्यापार कार्य पुर्तगालियों का भारत के साथ प्रारंभ हो चुका है, यानी 1498, और ये लगभग बात हो रही 1600 के बाद की। तो यानी 100 वर्ष पुर्तगाली भारत में व्यापार कर चुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब 100 वर्ष पुर्तगाली भारत में व्यापार कर चुके हैं, यानी पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व बना लिया है। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर अपना वर्चस्व बना लिया है। इसके अलावा पहले अरब के व्यापारी भारत में व्यापार करते थे। जब पुर्तगाली आए तो धीरे धीरे अरब के व्यापारियों का जो भारतीय व्यापार पर वर्चस्व था उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी अरब के व्यापारी भी भारत में व्यापार कर रहे थे। तो व्यापारिक स्थिति तो ये थी कि पुर्तगालियों का व्यापार पर, भारतीय व्यापार पर वर्चस्व था, और जो राजनीतिक स्थिति थी वो ये थी कि मुगलों का शासन चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं डचों का आगमन। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिरकार डच आए कहां से थे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार डच आए कहां से थे। तो डच आए थे हॉलैंड से। डच कहां से आए थे? हॉलैंड से डच आए हुए थे। हॉलैंड, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? इसको वर्तमान में कहते हैं नीदरलैंड। हॉलैंड का ही जो नया नाम है वर्तमान में वो है नीदरलैंड। पहली बात, नीदरलैंड की समय राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। तो जो डच थे वो हॉलैंड, नीदरलैंड से आए थे, और नीदरलैंड की वर्तमान में राजधानी एम्स्टर्डम है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नाम है कार्नेलियस हाउटमैन। तो भारत में डच बाद में आए हैं। पहले भारत से पहले भी डच पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आए थे। अभी भारत नहीं आए हैं, अभी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आएंगे। भारत को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके सबसे पहले वो कहां गए हैं व्यापार करने? तो देखिए, कार्नेलियस हाउटमैन एक व्यक्ति का नाम है। इसके नेतृत्व में सबसे पहले डच पूर्वी एशिया आते हैं, और पूर्वी एशिया के किस देश में जाते हैं? इंडोनेशिया देश में। इस इंडोनेशिया देश को क्या कहा जाता है? मसालों का द्वीप। तो मसाले चाहिए डच को भी, तो सबसे पहले डच पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया जाते हैं, जिसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। और यह घटना है 1595 और 96 के आसपास की। तो 1595-96 के आसपास सबसे पहले डच कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी एशिया में एक देश इंडोनेशिया है, वहां पर जाते हैं और मसालों का व्यापार करते हैं। पहली बात, यानी भारत में आने से पहले डच सबसे पहले कहां गए? इंडोनेशिया गए, और वहां पर उन्होंने मसालों का व्यापार प्रारंभ किया। अब डच भारत आएंगे तो इससे पहले की स्थिति देखते हैं। डच जब भारत आएंगे तो एक कंपनी
बनाई जाएगी। कहाँ पर? हॉलैंड में एक व्यापारिक कंपनी बनाई जाएगी। तो देखिए व्यापारिक कंपनी कौन सी बनी। सबसे पहले तो देखते हैं डच संसद जो थी, जो कि व्यापारिक कंपनियों को व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करेगी। तो डच संसद का नाम क्या था? डच संसद का नाम था स्टोटेन जनरल। जो डच संसद थी उसका नाम था स्टोटेन जनरल, और उसने एक कंपनी तैयार कराई। उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। डच संसद का नाम था स्टोटेन जनरल, और जो कंपनी बनी व्यापारिक कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, उस कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। और ये कंपनी बनी कब? 1602 ईस्वी में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी की एक प्रमुख विशेषता थी कि यह कंपनी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट का भी हस्तक्षेप था और गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप था, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हस्तक्षेप के साथ एक कंपनी बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी बनाई गई। किस लिए बनाई गई? कि आप जाइए और पूर्वी देशों के साथ, भारत समेत पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। इसकी जो आरंभिक पूंजी रखी गई वो रखी गई 65 लाख गिल्डर। गिल्डर मुद्रा का नाम है। 65 लाख गिल्डर आरंभिक पूंजी इस कंपनी में रखी गई व्यापार करने के लिए, कि इतनी पूंजी के साथ आप व्यापार करिए जाके। और इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों की इजाजत दी गई? 21 वर्षों तक इस कंपनी को। किस कंपनी को? बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। इस कंपनी को किस संसद के द्वारा बनाया गया? डच संसद स्टोटेन जनरल द्वारा। कब बनाया गया? 1602 ईस्वी में। यह कंपनी कैसी थी? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। इसकी आरंभिक पूंजी कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। और प्रारंभ में 21 वर्षों तक इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला, कि आप ही 21 वर्षों तक भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करेंगे और दूसरी कोई कंपनी जो है व्यापार करने नहीं जाएगी। ऐसा डच संसद स्टोटेन जनरल ने लागू किया नियम कंपनी को बनाकर। तो अब देखिए कंपनी बन गई। अब ये कंपनी आएगी भारत और भारत में अपना व्यापारिक कार्य स्टार्ट करेगी। तो इसी क्रम में सबसे पहले ये भारत आते हैं और किसका व्यापार करते हैं? मसालों का व्यापार करते हैं। सबसे पहले ये मसालों का व्यापार करते हैं। इसके बाद देखिए मसालों के साथ साथ इन्होंने कपड़ों के व्यापार पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। ऐसा नहीं है कि मसालों का ही व्यापार वो करते रहे, जबकि पुर्तगाली ज्यादातर मसालों का व्यापार किया उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि प्रारंभ में तो मसालों का व्यापार किया, लेकिन इसके बाद शीघ्र ही इन्होंने कपड़ों के व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इन्होंने नील और सोरा के व्यापार पर भी ध्यान केंद्रित किया। यानी प्रारंभ में मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, इसके बाद कपड़ों के व्यापार पर और नील और सोरा के व्यापार पर भी इन्होंने काम किया, ध्यान दिया। जो डचों की एक व्यापारिक विशेषता थी वो ये थी कि इन्होंने क्या किया था? कपड़े को निर्यात परक वस्तु बनाने के लिए, यानी कपड़े को निर्यात परक वस्तु बनाने के लिए, कपड़े का व्यापार अधिक से अधिक करने के लिए इन्होंने एक काम किया। केरल का जो एक तट था मालाबार तट, इसकी इन्होंने उपेक्षा की। यानी देखिए ये भारत है, ये केरल है, यहां पे केरल का मालाबार तट होगा और ये कोरोमंडल तट है। यहां पर है कोरोमंडल तट और यहां पर है मालाबार तट।
तो ये मालाबार तट है केरल में और ये कोरोमंडल तट है आंध्र प्रदेश में। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस मालाबार तट में ज़्यादातर व्यापार कार्य होता था मसालों का और यहाँ से होता था कपड़ों का। तो इन्होंने क्या किया, कपड़ों को प्रेफरेंस देने के लिए, कपड़े को निर्यात परक वस्तु बनाने के लिए इन्होंने मालाबार तट से कम व्यापार किया, मालाबार तट की उपेक्षा की और सबसे ज्यादा व्यापार कार्य कहाँ से किया, कोरोमंडल तट से किया, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों का व्यापार अधिक होता था यहाँ से, इसलिए इन्होंने मालाबार तट की उपेक्षा करके कोरोमंडल तट से अधिक व्यापार किया। एक ये फैक्ट याद रखेंगे, सबसे प्रमुख है डचों के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में लगाई। मसूलीपट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये कोरोमंडल तट जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु में, गलती से आंध्र प्रदेश कह दिया। और ये मालाबार तट केरल में, ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यानी कि डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई हुई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, वादेर हेग के द्वारा लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी, 1605 में। ये प्रश्न याद रखना कि मसूलीपट्टनम में जो है सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डचों के द्वारा लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, 1605 में लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, वादेर हेग के द्वारा लगाई गई थी। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि डच हॉलैंड के निवासी थे। सबसे पहले ये कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी एशिया के एक देश इंडोनेशिया जाते हैं, वहां पर मसालों का व्यापार करते हैं। इसके बाद डच संसद स्टोटेन जनरल के द्वारा एक कंपनी 1602 में स्थापित की जाती है, बेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी जिसकी आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर रखी गई। और इस कंपनी को 21 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला। इसके बाद ये भारत आते हैं और मसालों का व्यापार करते हैं। मसालों पर ही इन्होंने व्यापार कार्य नहीं किया, शीघ्र ये कपड़ों का भी व्यापार करने लगे और कपड़ों के बाद जो है नील और सोरा का भी व्यापार इन्होंने किया। कपड़े को निर्यात परक वस्तु बनाने के लिए इन्होंने केरल के मालाबार तट की उपेक्षा की और कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से इन्होंने अधिक व्यापार कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की और स्थापित करने में किसका नाम लिया जाता है, वादेर हेग का। ठीक है। अब देखिए एक मद्रास में स्थान है चंद्रगिरी। तो उस समय चंद्रगिरी का एक राजा था। उस चंद्रगिरी के राजा से डचों ने एक स्थल प्राप्त किया था, एक स्थल लिया था, उसका नाम था पुलिकट। चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने एक पुलिकट नामक स्थान प्राप्त किया था और इस पुलिकट स्थान पर इन्होंने एक किला अपना बनाया था, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। उस किले का नाम था गेल्ड्रिया फोर्ट। और इसी गेल्ड्रिया फोर्ट को इन्होंने अपना केंद्रीय स्थल बनाया हुआ था। अपना केंद्रीय स्थल जो था वो इन्होंने पुलिकट में ही बनाया हुआ था, गेल्ड्रिया फोर्ट को। तो इस प्रकार से देखें तो पहली जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई गई। तो ये कौन सी फैक्ट्री हुई, गेल्ड्रिया फोर्ट। दूसरी फैक्ट्री हुई तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मद्रास में लगाई, पुलिकट नामक स्थान पे। और इस पुलिकट को इन्होंने कहां से प्राप्त किया था, चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से जो है पट्टे के रूप में इन्होंने इसको पुलिकट स्थान को प्राप्त किया हुआ था। और इसी पुलिकट स्थान से ही ये डच जो थे वो एक स्वर्ण सिक्का ढालते थे अपना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि
डच अपना स्वर्ण सिक्का कहां से ढालते थे, तो पुलिकट से ही ढालते थे। और इस स्वर्ण सिक्कों को कहा किया जाता था, इस स्वर्ण सिक्के को कहा जाता था पैगोडा। यह भी प्रश्न पूछा गया है, स्वर्ण सिक्के का नाम, स्वर्ण सिक्के का नाम क्या था, स्वर्ण सिक्के का नाम था पैगोडा। तो ये बात हो गई। अब अगली बात, बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई बंगाल की तरफ इसलिए बढ़ना जरूरी है क्योंकि बंगाल जो था वो उस समय प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र भी था। तो इसलिए बंगाल के बारे में जानते हैं कि डचों ने बंगाल में कहां कहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई, बंगाल में क्या कार्य किया। तो देखिए 1627 ईस्वी में बंगाल में इन्होंने अपनी पहली कंपनी लगाई। कहां पर लगाई? पीपली में। बंगाल में एक स्थान है पीपली, वहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। लेकिन व्यापार कार्य अभी अच्छे से नहीं हुआ, पीपली में उनका व्यापार कार्य अच्छे से नहीं हुआ। तो पीपली में जब व्यापार कार्य अच्छे से नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा कि चलो दूसरी जगह चला जाए बंगाल की। तो बंगाल की दूसरी जगह चले गए। कहां पर चले गए? बालासोर चले गए। बंगाल की ही दूसरी जगह पर बालासोर चले गए। लेकिन बालासोर में भी इनका काम कुछ बना नहीं। बालासोर में भी जब इनका कुछ काम अच्छा बना नहीं बंगाल में, तो फिर इन्होंने क्या किया, 1653 में वो चिंसुरा चले गए। बंगाल में ही ये सारे स्थान है, पीपली, बालासोर और चिंसुरा। 1653 ईस्वी में जब वो चिंसुरा चले गए और यहाँ पर जब व्यापार कार्य किया इन्होंने, तब यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक पैठ बनाई, यानी अच्छा व्यापार कार्य किया। अच्छे से व्यापार कार्य इनका स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? चिंसुरा में, जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली 1653 में। देखिए ये सन कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जानने के लिए कि कौन सी घटना कब हुई, इसलिए ये बताए जाते हैं, और वरना ये सन कोई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई कि बंगाल में किस प्रकार से इन्होंने अपना कार्य किया। सबसे पहले इन्होंने जो बंगाल में गए तो पीपली में व्यापार कार्य किया, लेकिन काम बना नहीं, तो पीपली से वो बालासोर चले गए। वहां पर भी जब बहुत अधिक कार्य नहीं इनका व्यापारिक कार्य हुआ, तो बालासोर से वो जब चिंसुरा चले गए 1653 ईस्वी में, तब इनकी व्यापारिक पैठ बनी और इन्होंने अच्छा व्यापार कार्य करना प्रारंभ किया। कहां पर? बंगाल में। तो मद्रास में देखिए अपनी फैक्ट्री बना चुके हैं, इधर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में भी बना चुके हैं, बंगाल में भी अच्छा खासा व्यापार कार्य करने लगे हैं। तो ये सारी सिचुएशन सब डचों की हो गई है, व्यापारिक सिचुएशन। अब ये सब कुछ चल रहा था, व्यापार कार्य हो रहा था, लेकिन और देखिए इधर ये समझते हैं जरा कि 1602 ईस्वी में ये डच आए, और अभी देखिए लगभग इसी के बाद, हालांकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं, यानी अंग्रेजों की जो कंपनी है, वो इस कंपनी से पहले बनेगी ब्रिटेन में 1600 में, ये बाद में बनी है। लेकिन भारत में ये डच आ गए हैं पहले, और डचों के ठीक पीछे पीछे चले आए हैं अंग्रेज। तो अब देखिए अब क्या सिचुएशन भारत की बन गई कि पुर्तगाली तो पहले से ही है, डच भी भारत आ चुके हैं, और डचों के ठीक पीछे पीछे जो है वो अंग्रेज भी आ गए हैं। अब तीनों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी तो भाई लड़ाइयाँ होंगी। तो अपना तीनों आपस में लड़ते थे, कभी डच पुर्तगाली से लड़ते थे, कभी पुर्तगाली अंग्रेज से लड़ते थे, कभी अंग्रेज और डच आपस में लड़ते थे। इस प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। खैर इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे तथ्य लेंगे कि 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा कहाँ पर है? बंगाल में। तो बंगाल में ही अंग्रेजों के साथ डचों की जो है मुठभेड़ हो गई। कब? 1759 ईस्वी में बेदरा नामक स्थान पर डचों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई, और बेदरा कहाँ पर है? बंगाल में। तो इस मुठभेड़ में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। तो जब अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया तो लगभग इसी युद्ध के बाद 1759 ईस्वी के इसी युद्ध के बाद लगभग डचों का व्यापारिक कार्य भारत से समाप्त हो गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद डचों का भारत के साथ व्यापार लगभग समाप्त हो गया? तो वो युद्ध था बेदरा का युद्ध।
जो कि अंग्रेज वर्सेस डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीते थे और डच हार गए थे। और इसी युद्ध के बाद डच का व्यापारिक कार्य लगभग भारत के साथ समाप्त हो चुका था। तो 1759 ईस्वी में डच का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया। अब जब डच का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया तो क्या करेंगे भाई डच अब भारत में रह करके? अंग्रेज से हार गए, अब अंग्रेजों को क्या करेंगे? अपनी व्यापारिक जो भी कोठियां बनाई हुई हैं वो सब बेच देंगे, बेच के चले जाएंगे अपने देश। तो क्या करते हैं कि यूरोप में ही एक पेरिस की संधि होती है 1795 में। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे पेरिस की संधि में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हमें कवर करने हैं। तो यूरोप में एक संधि हुई, पेरिस की संधि। कब हुई पेरिस की संधि? 1795 ईस्वी में। इस संधि के तहत ही डचों ने अपनी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सारी की सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और अंग्रेजों को बेच करके अपना हॉलैंड वापस चले गए। ये बात हो गई। फिर क्या हुआ? 1795 के बाद 1824 में सूरत की जो फैक्ट्री थी वो आखिरी फैक्ट्री थी। डचों की एक जो फैक्ट्री बची हुई थी सूरत की, सारी तो बेच दी थी, लेकिन एक फैक्ट्री बची हुई थी सूरत में। बिल्कुल 1824 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को भी इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। सारी बेच ही दी थी 1795 में ही। जो एक बच गई थी सूरत की फैक्ट्री, अंतिम रूप से इन्होंने 1824 ईस्वी में अंग्रेजों को बेच दिया और अंग्रेजों को बेचकर इनकी वापसी हो गई, अपना हॉलैंड देश वापस चले गए। तो डचों का यहां से पत्ता भारत में साफ। अब डचों के आगमन के बाद हम अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, उनके तथ्यों को पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी बनी, इसी प्रकार से सारी बातें पढ़ी जाएंगी। तो ये क्लास डचों के आगमन की पूर्ण हुई। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।